तो एक स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इंप्लाइड बाय द थर्ड लॉ, द फोर्स ऑन ए एंड द फोर्स ऑन बी बाय ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंट। ठीक है, वही जो आप लोग कहते हैं उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि कोई पहले कोई बाद में नहीं लगता है, कोई कॉज कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन कॉज इफेक्ट के श्रेणी में नहीं आते। ठीक, ये पॉइंट बता चुका हूँ आप लोग को। यस सर। हमने 1-2 लिखा था, इन्होंने BA भी लिखा है, इतना ही अंतर है बस। अब जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, अगर सिस्टम को हम मान के चले और अगर हम A और B को मिला के सिस्टम मान ले तो FAB और FBA मिला के कोई एक्सटर्नल फोर्स तो बनता नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का काउंटर बैलेंस कर लेंगे, दोनों पार्ट ऑफ सेम सिस्टम है। तो सिस्टम के ऊपर इनके वजह से नेट फोर्स कितना लग जाएगा? 0 लग जाएगा। समझ में आ गई बात? सो इफ यू आर कंसिडरिंग द सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज एज अ होल, FAB and FB are internal forces on the system A plus B. They add up to give null force. Internal forces in a body or a system of particles thus cancel away in pairs. This is an important fact that enables us to the second law to be applicable to a body or a system of particles. इसी वजह से आप second law लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का कंसेप्ट ये कहता है कि इंटरनल फोर्सेस सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सम अप होके लास्ट में क्या दे देंगे? 0 रिजल्टेंट दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5.5, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड एट डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू ईच बॉल? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेस इम्पार्टेड। बिना पेन उठाए मेरे को ये बताइए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में आपका क्या विचार है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू ईच बॉल? पहला वाला बिल्कुल परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, दूसरा वाला इंक्लाइंड हिट कर रहा है। तो बताइए दोनों के वजह से वॉल के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? किधर है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आप लोगों ने सुना ठीक से? मैंने पूछा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू ईच बॉल। फिगर A और फिगर B दोनों में जो बॉल टकरा रहे हैं, इन दोनों ने दीवार पे किधर फोर्स लगाया? तो दोनों का देखिए चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव y की तरफ है, तो दोनों ने पॉजिटिव y की तरफ फोर्स दिया होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर हम बॉल बना दे दोनों जगह पे, ठीक, तो दोनों केस में बॉल के जो चेंज के ऊपर जो फोर्स है वो लग रहा है किधर बताइए? लेफ्ट की तरफ। और ऑब्वियसली वॉल की तरफ फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी राइट की तरफ। ठीक है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल। अब ये मैग्नीट्यूड निकालते हैं इम्पल्स का दोनों के ऊपर, खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए आपको बॉदर नहीं करना है। ये बनेगा -u cos 30 2mu cos 30 ना, और फिर माइनस करके एक और बार 2mu cos 30 बनेगा ना। बिल्कुल सही बात है। m टाइम्स अगर आप गौर से देखें इसकी वेलोसिटी का अगर हम कंपोनेंट लेते जाएं, सुनो बच्चा, इसका x कंपोनेंट इधर होगा, हाथ हटा लो उसको देखने दो, और इसका y कंपोनेंट इधर होगा, इसका x कंपोनेंट इधर होगा, वेलोसिटी ऐसे है ना देखिए, और इसका y कंपोनेंट ऐसे होगा। बोलिए हाँ या ना? अब इनकी वैल्यू भी लिख देते हैं, है ना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -mu cos 30 i कैप, और इसको मैं लिख सकता हूँ mu, उल्टा लिख दिया, यहाँ प्लस लिखना होगा, यहाँ -mu cos 30 i कैप। बोलिए सही है? और दोनों का ये इसका दोनों डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में दोनों केस में, मतलब इनिशियल और फाइनल केस में, तो साइंस कैंसिल नहीं होंगे? बिल्कुल कैंसिल होंगे, साइन कंपोनेंट कैंसिल होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस केस में जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारा जो J आएगा बॉल 2 पे, सबको समझ में आ रहा है? ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम लोग, तो -2mu cos 30 i कैप आएगा, जिसको कि √3/2 लिख सकती हैं आप, तो ये -√3mu i आएगा। ठीक है, तो अगर इसका बॉल 2 के ऊपर आप इम्पल्स लेंगी तो √3mu मिलेगा आपको। ठीक, तो अगर J1 J2 दोनों का हम रेशियो ले लें मैग्नीट्यूड का, तो 2/√3 मिलेगा। बोलिए समझ में आ गया एवरीबडी? सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है,
ये सेकंड लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक, ये बताइए, इन शॉर्ट समझते हैं पहले कि अगर सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि सिस्टम का dp/dt ज़ीरो हो गया? और ये तभी संभव होगा जब सिस्टम की मोमेंटम क्या हो बताइए, जो कांस्टेंट होता है उसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज़ीरो होता है। सो द लॉ टेल्स यू कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब हम सिस्टम कह रहे हैं, मतलब हम मोर देन वन पार्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ज़ीरो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम गेट्स कंजर्व्ड। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम लाइक। तो अगर सिस्टम के अंदर बड़े सारे पार्टिकल हैं तो सिस्टम की मोमेंटम उन सभी पार्टिकल के मोमेंटम का वेक्टर सम होगी। बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी m1 मल्टीप्लाइड बाई उसकी वेलोसिटी वेक्टर, m2 मल्टीप्लाइड बाई उसकी वेलोसिटी वेक्टर एंड सो ऑन। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना जी। तो अगर सिस्टम में मल्टी पार्टिकल सिस्टम है तो सभी के मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। ठीक, तो अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर बात करें तो इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम on a system is zero then linear momentum of system is conserved। ठीक, यानी कि P initial of system is equal to P final of system। And what is P initial of system like? It is m1 into u1 vector plus m2 into u2 vector। For the simplicity let's take two particles अभी फिलहाल के लिए, या आप डॉट भी कर सकते हैं इसको। And that is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector and so on। अब इसको, ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का पूरा है ना डेफिनेशन। ठीक, नहीं अभी नहीं, अब इसको प्रूव करते हैं कैसे आया ये। तो दो पार्टिकल का सिस्टम लेके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। इफ द फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन इज एफ वेक्टर, तो बताइए गन ने बुलेट को कितना दिया? ऑब्वियसली माइनस एफ वेक्टर। बोलिए हाँ है ना? तो ये हो गया बुलेट के ऊपर और ये हो गया, तो ये एफ डेल्टा टी किस पे इंपल्स हुआ? बुलेट के ऊपर। माइनस एफ डेल्टा टी किस पे इंपल्स हुआ? सही है, समझ में आ गई यहाँ पर? दस इफ पीबी इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद बुलेट की मोमेंटम कितनी है बताइए? पीबी है, यानी मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग। ठीक, एंड पीजी इज द रिकॉइल मोमेंटम ऑफ द गन। अब बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना था इस दोनों के प्रोडक्ट का? जीरो था। फायर करने के पहले दोनों रेस्ट में थे, तो क्या हम लिख सकते हैं कि फायर करने के बाद पीबी प्लस पीजी जीरो होगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, दोनों ने एक दूसरे पे लगाया है, दोनों ने एक दूसरे पे लगाया। सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा बताइए? नेट मोमेंटम का चेंज जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का? जीरो, क्योंकि दोनों रेस्ट में थे। इनिशियली दोनों किस में थे? सही है। तो बाद के मोमेंटम का वेक्टर सम भी क्या होना चाहिए बताइए? जीरो ही होना चाहिए। तो क्या हम पीजी को माइनस पीबी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोले समझ में आया? ध्यान देखिए, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ, ये आपका डेफिनेशन है एज पर एनसीईआरटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में कहता हूँ LCLM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलिए समझ में आ रहा है? द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या है? जिसपे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, इज कंजर्व्ड। सही है।
एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज। कोलिजन भी एक तरह का इंटरनल प्रोसेस है, यस सर। अगर दोनों बॉडीज को सिस्टम मान ले तो। विथ इनिशियल मोमेंटम पी ए एंड पी बी, दो बॉडीज हैं। कितने बॉडीज हैं? यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी है। मान लीजिए इनकी ये डायरेक्शंस ऑफ मोशन है, ठीक है, करेक्ट। टकराव के बाद का सीन बनाते हैं आफ्टर कोलिजन। अगेन दोनों को हमने फिर से बनाया, ये ए है, ये बी है, इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है, और इनकी वेलोसिटी अब मैं बना रहा हूँ। इसको मैं लिखूंगा वी बी और इसको मैं लिखूंगा वी ए। बोले समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो दो सिचुएशन है, ये कोलिजन से पहले और ये आफ्टर कोलिजन दिखाई गई है। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये बताइए, अगर कोलिजन के बाद इनकी मोमेंटा जो है वो पी ए डैश और पी बी डैश हो जाती है। मोमेंटा इज द प्लूरल ऑफ मोमेंटम। पी ए डैश और पी बी डैश हो जाती है, ठीक, फाइनल मोमेंटम। तो ये बताइए, ए का चेंज इन मोमेंटम पी ए डैश माइनस पी ए हुआ कि नहीं हुआ? ए का चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल पी ए डैश माइनस पी ए हो गया। यस सर। अरे समझ रही हो ना? समझ में आ रहा है ना? पी ए डैश का मतलब क्या हुआ बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ए डैश? टेल मी। इसका मतलब हुआ मास ऑफ ए इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। पी बी डैश का मतलब क्या हुआ बच्चा? मास ऑफ बी इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। पी ए का मतलब क्या हुआ बच्चा? मास ऑफ ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। पी बी का मतलब क्या हुआ? पी डैश ए। मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। बोलो सही है? तो ए का चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा आपका पी ए डैश माइनस पी ए, हाँ या ना? यस सर। किसके वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है? जो फोर्स हमें बी ने दिया था, यानी एफ ए बी के वजह से हुआ है। किसके वजह से हुआ है? एफ ए बी। किसके वजह से हुआ है? एफ ए बी। तो क्या उसको एफ ए बी इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं? यस इम्पल्स तो उतना ही मिला होगा उसको, यस सर। हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? यस सर। सेम बी के लिए पी बी डैश माइनस पी बी लिख सकते हैं। यस सर। उसको क्या लिख सकते हैं बताइए? एफ बी ए इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। यस सर। अरे बोलिए ना भाई, यस सर। अरे पक्का, यस सर। क्लियर? लेकिन एफ ए बी और एफ बी ए वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। बोलिए हाँ या ना? एफ ए बी वेक्टर और एफ बी ए वेक्टर एक दूसरे के क्या है बताइए? इक्वल एंड। तो पहले तो एक काम करिए, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दीजिए। यानी आप क्या लिख सकते हैं? सुनिएगा जरा ध्यान से, सुनिएगा, सब लोग सुन रहे हैं? पी ए डैश माइनस पी ए बटा डेल्टा टी की वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट होगी पी बी डैश माइनस पी बी, कोई सुन रहा है मेरी बात? अपॉन डेल्टा टी। बोलिए हाँ या ना? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट तो दोनों के लिए सेम है, तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा बताइए? कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आपको रिजल्ट मिलता है पी ए डैश माइनस पी ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी बी डैश माइनस पी ए। डैश वाले को एक तरफ ले जाइए, तो अब बताइए आपका फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आ गया कि नहीं आ गया? इसी को एलोबरेट करके आप क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ ए इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एंड मास ऑफ बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। बोलिए मामला समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये जो पूरा डिस्कशन यहाँ किया गया है, यही प्रूफ है इसका। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रूफ के तौर पे आप यही लिखेंगे, फर्स्ट पैरा यहाँ से लिखेंगे। ये पूरा का पूरा जो है, दिस इज द प्रूफ। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है, फिर से पूछो, मजल वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है तुमने, ये काम आएगा क्वेश्चन में। वेलोसिटी मजल जो होता है उसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट हाँ, बुलेट वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू गन। बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। बुलेट बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। विथ रिस्पेक्ट टू गन को बोलते हैं मजल वेलोसिटी। और याद रखिए, इसको आप लिखेंगे वी बी जी। हाथ हटा लो बेटा, उसको देखने दो, ठीक है? वी बी जी लिखेंगे। और इसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है वी बी माइनस वी जी। क्या मतलब होता है इसका? तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको निकालना, तो आपको गन की रिकॉइल वेलोसिटी इसमें जोड़नी पड़ेगी। और ये जो गन पीछे जा रहा है, इसको आप कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। हाँ, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो अभी ये देखिए, ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, मैडम दिख रहा है? ये है बिफोर फायरिंग, अभी गोली नहीं मारी है हमने, ठीक है? अब आफ्टर फायरिंग बनाते हैं।
तो देखिए आपका सिचुएशन बनाओ, बिफोर फायरिंग बनाओ और आफ्टर फायरिंग बनाओ। दिस इज आफ्टर फायरिंग, है ना। फायर से पहले पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में था, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ पी इनिशियल को मास ऑफ बुलेट इंटू ज़ीरो वेलोसिटी प्लस मास ऑफ गन इंटू ज़ीरो वेलोसिटी, सही है। और यहाँ मैं लिखूँगा मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट वेक्टर प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी। अब बोले माइनस क्यों नहीं, मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, आपको जब पुट करना है तो आप माइनस में, मतलब आपका ऑब्वियसली माइनस आई कैप आएगा जब आप वेक्टर का एक्सप्रेशन डालेंगे तो। और आप इन दोनों को आप इनिशियल फाइनल को बराबर कर सकते हैं। सो एज पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। लेकिन बुलेट की डायरेक्ट वेलोसिटी आपको नहीं दी रहेगी। बिल्कुल इन्होंने ठीक सवाल पूछा था मेरे से कि मजल वेलोसिटी क्या होती है, तो प्रॉब्लम को थोड़ा घुमाने के लिए आपको मजल वेलोसिटी दिया रहेगा। तो मजल वेलोसिटी अगर आपको दिया हुआ है तो मजल वेलोसिटी के अंदर आप क्या करेंगे बताइए, आप लाके वेलोसिटी ऑफ गन को रिकॉइल वेलोसिटी को जोड़ दीजिएगा तो आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकल जाएगा। समझ में आई बात? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन में आप जो भी पुट करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे, रिलेटिव नहीं पुट कर सकते, ठीक है। अगर सारी चीजें रिलेटिव की तब भी तो करना नहीं, रिलेटिव आप तब कर सकते हैं जब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको फोर्स जीरो दिखे। समझ रहे हैं? आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस फोर्स देखने के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं? ग्राउंड का यूज कर रहे हैं ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पुट होगी, ठीक है। अब इस पे एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अब बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड, मजल वेलोसिटी ऑफ गन इज 1000 मीटर, हाँ, फ्रॉम अ गन ऑफ मास 1 kg विथ मजल वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक काम कीजिए ना, गन का मास 900 ये कर दीजिए, मैं पर अभी पता चल जाएगा फ़र्क कहाँ पड़ेगा। 900 ग्राम कर दीजिए। गन का मास है 900 ग्राम, बुलेट का मास है 100 ग्राम, मजल वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकाल ली। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। अब मैं आपसे जो पूछूंगा आप मुझे बताएंगे। बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? तो ये देखिए बगल में इसका सिचुएशन तो मैंने बना ही रखा है, हाँ है ना। लिख लिया सब लोगों ने क्वेश्चन? अब बताइए इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना है बताइए? पी इनिशियल 0 हो गया। प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घूमेगा बीच में, ठीक है। तो ये क्लियर है कि सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर आप पहले निकाल लेते हो तो दिखाइएगा जरूर, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम लिख सकते हैं पी इनिशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल ऑफ सिस्टम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पी इनिशियल ऑफ सिस्टम में आप क्या लिखेंगे? बड़ा सा 0, क्योंकि दोनों का मास, डायग्राम तो बनाया था ना अभी, देखिए, है ना। पी फाइनल में आपको लिखना है मास ऑफ गन जो है 900 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन जो आपको पता ही नहीं है। और हमेशा वेक्टर यूज करके चलिए, सेफ रहिएगा, खुद से प्लस माइनस मत सोचिए, ठीक है। और बुलेट का मास है कितना? 100 ग्राम। और यहाँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखना है। और कायदे से आपको ये भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता आप समझिए, क्योंकि आपको मजल वेलोसिटी दी हुई है। तो आइए अब हम उस मजल वेलोसिटी का उपयोग करते हैं। तो जिधर गन फायर हुआ उसी को एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, हाँ है ना। तो मजल वेलोसिटी की जगह हम 1000 आई लिख सकते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ गन में इसको हमको क्या करना पड़ेगा, निकाल के देखता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। वेलोसिटी ऑफ गन हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, तब हमें वी मिलेगा ना। अभी ये जो लिखा था पीछे मजल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, जिसका मतलब वी माइनस वी हो गया। लेकिन हमें वी चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? वी वेक्टर को लाके इधर जोड़ना पड़ेगा। वी भी नहीं पता हमें। चलिए अब इसको वी की जगह पुट करते हैं अपने पुराने वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ बुलेट की जगह हमने क्या लिखा? मजल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ गन। बोलो हाँ या ना? अब आपको पता चलेगा मैंने यहाँ 900 क्यों लिया। अब बताइए वी कॉमन लीजिए, तो वी के साथ 900 यहाँ और 100 यहाँ, तो टोटल कितना आ गया बताइए? 1000 वी आ गया कि नहीं आ गया? राइट हैंड साइड, अरे बोलो। और साथ में आया 10 की पावर 5 आई। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। तो बताइए इससे हमारा वी कितना आ जाएगा? उसको उधर ले जाइए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तब -100 आई आ रहा है। बोलिए आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी होगी -100 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ। सर ये आपने 1000
कैसे है? मजल वेलोसिटी 1000 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 1000 दिया हुआ है। तुमने पढ़ने में गलती की, उसकी हैंडराइटिंग पढ़ रहे हो, मेरी बात नहीं सुनी। और ये देखो धप्पा उसने दिया, मैंने थोड़ी दिया है। मैं तो एकदम साफ साफ लिखा है यहाँ पे 1000। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? पहले इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स 0। बिल्कुल सही जवाब। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है कि बॉडी पे या सिस्टम के अगर इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो जाए। नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे F1, F2, F3 तीन फोर्सेज हैं और इन तीनों के अंडर में आपका पार्टिकल जो है, पार्टिकल कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो जाएगा बताइए? जीरो। इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम क्या होगा बताइए? ऐसे ही मत जोड़ दीजिएगा, है ना, वेक्टर सम लिखना है। वेक्टोरियली उनका सम जो होगा वो जीरो होगा। अब देखिए यहाँ सिस्टम कंकरेंट फोर्सेस के अंडर में इक्विलिब्रियम दिखाया जा रहा है सिस्टम का। तो ये देखिए दो कंकरेंट मतलब जो एक जगह मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। और यहाँ तीन फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है। तीन फोर्सेस का यूँ है कि ये जो F1 2 आ रहा है मतलब 1 और 2 का रिजल्टेंट, थोड़ा समझा के लिखता हूँ नहीं तो आप हंस देंगे। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर जो आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है F3 के। तो F3 को इधर लाएंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 जीरो हो जाएगा। और अगर ट्रायंगल के हिसाब से बनाए तो तीनों मिलकर ट्रायंगल इनक्लोज कर लेंगे, चूंकि इनका रिजल्टेंट जीरो हो रहा है। बोले समझ में आ रहा है? इजी है। हाँ करिए, फिर इजी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है इन चारों फोर्सेस की वजह से। तो आपको F1 का मैग्नीट्यूड बताना है। पहले कौन बताएगा देखते हैं। देखिए आइए, क्या हुआ शाम? आइए आंसर देख लीजिए फटाफट। गुड जॉब, अगर ऐसे सोचा तो बढ़िया किया। देखिए ये आपको पता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इक्वल टू जीरो। बोलो जी, बोलो सही है। अब बताओ F1 वेक्टर हमें नहीं पता है, नहीं है ना। F2 वेक्टर हमें पता है 4i, अगर इधर हम दाईं तरफ x ले ले तो इस हिसाब से F3 वेक्टर को हम -i लिख सकते हैं और F4 वेक्टर को हम लिख सकते हैं -4j। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? तो इससे हमारा F1 वेक्टर का वैल्यू कितना है बताइए? इधर जे जाके बन जाएगा -3i + 4j। बोलो हाँ या ना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड निकालना तो आप लोग जानते हैं ना, √3² + 4²। सही जवाब, बहुत बढ़िया, 5 न्यूटन। अब देखिए अगर बहुत सारे फोर्सेस सिस्टम पे लग रहे हैं, जैसे F1 लग रहा है वेक्टर फॉर्म में, F2 लग रहा है, Fn लग रहा है, और इन सभी फोर्सेस ने मिलके इक्विलिब्रियम दिया है, सही है। तो आपने अभी जो ऊपर में रिजल्ट पढ़ा था उसको आप बहुत सारे फोर्सेस के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, सही है। अगर इन सभी ने मिलके इक्विलिब्रियम दिया है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं बताइए? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा एक बात और, अगर ये सब मिलके जीरो रिजल्टेंट दे रहे हैं तो ये सब रेगुलर नहीं, किसी पॉलीगन के एन साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, टेकन इन सेम ऑर्डर। बताया था ना मैंने, अगर बहुत सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो मिलके वो या तो एक दूसरे को नलीफाई कर दे अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, या फिर एक पॉलीगन बना सकते हैं वो, ठीक है। और अगर ये रिजल्टेंट जीरो है तो इसका मतलब सबके एक्स कंपोनेंट का एडिशन क्या होगा बताइए? जीरो होगा। मैंने बोला था ना, अगर कोई वेक्टर जीरो होता है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होता है, उसका वाई कंपोनेंट भी जीरो होता है, उसका जेड कंपोनेंट भी जीरो होता है। अगर मैं इसको आई जे में तोड़ दूँ सबको, तो क्या मुझे एक कंपोनेंट नहीं मिलेगा? F1 का x प्लस F2 का x प्लस डॉट 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 डॉट, और ये सारे के साथ आ जाएगा आई कैप। फिर मुझे मिलेगा F1 का y प्लस F2 का y प्लस डॉट 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 डॉट, और सारे के साथ क्या आ जाएगा बताइए? जे। फिर मुझे मिलेगा F3 का, सॉरी F3 लिख दिया मैंने, F1 का z, F2 का z, और ऐसे ही चलते चलते ये k हो जाएगा, और इस सबका जोड़ कितना होगा बताइए? जीरो। तो अगर बहुत सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है तो उन फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट भी जीरो होगा, रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट भी जीरो होगा, और रिजल्टेंट फोर्स का z कंपोनेंट भी क्या होगा? जीरो होगा। तो आपके सम्मुख एक क्वेश्चन प्रस्तुत है। एक मास है 6 किलो का, उसको सस्पेंड किया है रोप से जिसकी लेंथ है 2 मीटर, और बीच से रोप को खींच रहे हैं मिड पॉइंट से। देखिए 2 मीटर का रोप दिख रहा है,
ये देखिए 2 मीटर है ना टोटल। सर रोप कहाँ पे है? अरे ये जो नीले रंग की दिख रही है यही तो रस्सी है, ये 2 मीटर है। हाँ ठीक, और इसको बीच से खींच रहे हैं कितने फोर्स लगा के? अच्छा रोप ऐसे 50 लगा के। समझ में आ रही है बात? तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विथ वर्टिकल। रोप एंगल वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है। अब ये बताइए इस पॉइंट पी पे कितने फोर्सेस टोटल लग रहे हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। इस पॉइंट पी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3 फोर्सेस लग रहे हैं। 2 तो टेंशन हो गए हमारे, हाँ है ना, और एक हमारा, को 50 न्यूटन वाला। हाँ, और एक वो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम इन सारे फोर्सेस को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए। सर एक फोर्स वो mg नहीं होना चाहिए? अरे वो mg तो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है ना बेटा, उस ब्लॉक के वेट के वजह से टेंशन क्रिएट हुआ। मेरी बात आप लोग सुने, मुझे पता है आप लोग बना भी लेंगे बहुत लोग, ठीक है। उद्देश्य बनाना ही नहीं है, खाली उद्देश्य चीज़ों को समझना है कि इससे कॉम्प्लेक्स वर्जन आए तो आप कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक कंसेप्ट पहली बार यूज करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं इस कंसेप्ट को? फ्री बॉडी डायग्राम। हम इस कंसेप्ट को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अर्नव ध्यान से सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में कहते हैं FBD। आप एक पॉइंट का, जो एक मासलेस पॉइंट भी हो सकता है, ठीक, या आप एक पर्टिकुलर बॉडी के को अलग से सिस्टम से काट के दिखाते हैं और उस पर जितने फोर्सेस हैं उनको ड्रॉ करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से आप उनकी इक्वेशन लिखते हैं। तो हमने यहाँ 2 फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए हैं। सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इस ब्लॉक का। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है? जिसको W से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को आप गौर से देखिए, देख रहे हैं आप लोग? क्या इसके ऊपर केवल 2 फोर्सेज नहीं लग रहे हैं? कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? ये हम बना रहे हैं FBD ऑफ ब्लॉक। सही है? एक इसका वेट लग रहा है और एक इसका इस सेकंड वाली रस्सी का टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है। टेंशन रस्सी की तरफ होता था, बताया था आपको, तो इसके ऊपर ही रस्सी है ना। और बताइए इसके पास कोई नेट एक्सेलरेशन है? कतई नहीं, तो लटका हुआ है ना। तो क्या ये दोनों मिलकर इसको इक्विलिब्रियम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है? इस वाले में से समझ में आया 3 फोर्सेस कैसे? मैं उस पे आऊंगा अभी केवल ब्लॉक पे फोकस करो पहले, ठीक है, उस पे भी आऊंगा। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि T2 का जो वैल्यू होगा वो 60 न्यूटन होगा? अरे तभी तो बैलेंस करेगा। अरे होगा कि नहीं होगा? T2 का वैल्यू 16 न्यूटन हो गया। अब मैं आता हूँ पॉइंट P के फ्री बॉडी डायग्राम पे। ठीक, इन्होंने कहा 3 कैसे लग रहे हैं? बेटा एक रस्सी यहाँ से जो टेंशन दे रहा है वो एक टेंशन लग गया इस पर, एक टेंशन यहाँ से, यही रस्सी इसको नीचे खींचेगा। देखिए रोप वही है लेकिन P को नीचे खींच रहा है, ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है, क्योंकि टेंशन हमेशा रोप की तरफ। हाँ, टेंशन हमेशा रोप की तरफ होता है। समझ गए? तो इस पार्टिकल को किधर खींच रहा है बताइए? इस पार्टिकल को खींच रहा है नीचे की तरफ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ने यहाँ बनाया। देखिए ये हमारे इस पॉइंट P का डायग्राम है। तो बताइए इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं। कन्विंस हो गए? एक 50 न्यूटन का हमने लगाया साइड में, एक T2 लग रहा है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं भाई? 60 न्यूटन निकाल चुके हैं। और एक लग रहा है इस पे T1 जिसका वैल्यू भी नहीं पता, जिसका एंगल भी नहीं पता। अब हम इसको रिजोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको XY में बांट के सॉल्व कर सकते हैं। अब बेस्ट तरीका क्या है रिजोल्यूशन का? अगर एक्सेलरेटेड बॉडी नहीं, इक्विलिब्रियम का केस है, तो उधर XY मानिए सच दैट आपको मिनिमम फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़े। ज्यादातर फोर्स XY की तरफ आ जाए, ज्यादातर फोर्स किधर आ जाए? XY की तरफ आ जाए। ऐसा XY चुनिए कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स XY की तरफ आ जाए। तो हमने ले लिया है एक हॉरिजॉन्टल, हमने लिया है एक वर्टिकल। बोलिए समझ में आ गया? इधर हम अपने फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। अब बताइए किसको रिजॉल्व करने की कंपल्सन बच गई? केवल एक को, ठीक है, केवल T1 को। अब बताइए अब T1 का इधर जो कंपोनेंट होगा वो कितना होना चाहिए? आपने वेक्टर बहुत सारा पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि एंगल उधर बन रहा है। जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है, हम बैलेंस करेंगे खाली, ठीक है। और इधर कंपोनेंट कितना बनेगा? आइए उसको लिख देते हैं। ये है हमारा T1 का cos थीटा, बिल्कुल, और ये है हमारा T1 sin थीटा, ठीक है। अब IJ में जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के एक कंपोनेंट x में है और एक कंपोनेंट नेगेटिव x में है और नेट फोर्स 0 है। तो नेट x कंपोनेंट 0 होना चाहिए ना? अरे बाबा नेट x कंपोनेंट 0 होना कि नहीं चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए पॉजिटिव x की तरफ कौन सा फोर्स है बताइए? 50। और नेगेटिव x की तरफ कौन सा फोर्स है बताइए? T1 sin थीटा। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए।
अरे बोलो भाई। Yes, sir. तो T1 sin थीटा की वैल्यू 50 आ गई, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह वाई डायरेक्शन का इक्वेशन आप बताइए। T1 cos थीटा इक्वल टू 60। बोलिए समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे बोलिए समझ में आ रहा है? अब आपको निकालना थीटा। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट T1 कट जाएगा, आपका tan थीटा आ जाएगा 5/6। 5/6। अरे बोलिए। Yes, sir. तो आपका थीटा तो निकल गया सर, tan इनवर्स 5/6। अब मान लीजिए आपको बताए नहीं T1 भी निकालो, नहीं T1 भी निकाल लो, कौन मना कर रहा है? T1 निकलेगा। कैसे निकलेगा बताओ? इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो। ज़्यादातर लोग मैथ्स पढ़े हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। राइट हैंड साइड में T1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। Yes, sir. अरे हाँ तो बोलो। Yes, sir. तो बताओ आंसर कितना आ गया T1 का? अंडर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस। मतलब अब हर जगह रिजोल्यूशन आई जे लिख लिख के मत करो, कुछ मन में भी करो। जब तुमको दिख रहा है कि नेट एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए बताइए? 0 होना चाहिए। जब तुमको ये साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? 0। अगर नेट फोर्स बेटा 0 है तो इसका मतलब एक्स की तरफ का भी नेट फोर्स क्या होगा बताइए? 0 होगा। और वाई की तरफ का भी नेट फोर्स क्या होगा बताइए? 0 होगा। क्योंकि मैंने भी बताया था कि हर एक कंपोनेंट 0 होना चाहिए। एफ एक्स को 0 किया तो राइट का फोर्स लेफ्ट के बराबर, और एफ वाई को 0 किया तो ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर। बोलिए मामला समझ में आया कि नहीं? तो देखिए एनसीईआरटी अब डिस्कस कर रहा है कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स में। कुछ तो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, कुछ और हैं जो डिस्कस करने बनते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट के बारे में आपको सिखाया था? तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स का नाम कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमने कर लिया है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में लिख रहा है द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों को पता है फ्रिक्शन भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो भी बिना कॉन्टैक्ट के नहीं हो सकता। तो फ्रिक्शन जो है उसको टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस को कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे ना? भाई साहब बिल्कुल कॉन्टैक्ट फोर्स है। हवा का तो संपर्क होगा तभी तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा। विस्कस फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली इसके 2 कंपोनेंट बांटे जा सकते हैं। मेरी बात सुन लो भाई। ये क्या है? ज़मीन। ये क्या है? अरे आसमान नहीं है भैया, कविता थोड़ी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक जो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है जिसका नाम होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक वो होता है जो टेंजेंशियल टू सरफेस लगता है। दोनों पैदा होते हैं कॉन्टैक्ट की वजह से ही। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। बोलिए समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? फ्रिक्शन इज Contact force. एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। करेक्ट? अच्छा, इसमें कांटेक्ट की सुनिश्चितता कौन बताता है? किसके होने से कांटेक्ट कंफर्म हो जाएगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं हो सकता। फ्रिक्शन तभी होगा जब एन रहेगा। अच्छा, अगर N तब रहेगा जब कांटेक्ट होगा। हाँ, और एन तब रहेगा जब कांटेक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, अगर ये दोनों कांटेक्ट फोर्स हैं तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट भी होता होगा, तो उसका नाम क्या रखा जाए? नामकरण करने के लिए बोला है तुमको, बताओ यार। कहाँ से सुने तुमने? बड़ा सही बोला तुमने, बिल्कुल ठीक बोला। उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स R। समझ में आई बात? Yes, sir. मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे थे? नहीं, मुझे लगा आप मजाक कर R। R बोलते हैं रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स को। किसको बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। कोई बताएगा इसका फार्मूला क्या बन गया फिर? सर n स्क्वायर प्लस r। बिल्कुल सही बात, n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, फ्रिक्शन स्क्वायर। सही है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। बोलिए समझ में आ गया? अगला जो फोर्स इन्होंने नाम लिया है वो है बायोएंट फोर्स। अब बायोएंट फोर्स क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है अपथ्रस्ट। क्या नाम होता है? चलिए संक्षेप में इसको समझा देता हूँ। अपथ्रस्ट क्या होता है? ठीक है, अगर फ्लूइड के अंदर कोई सॉलिड डूबा हुआ है, स्विमिंग पूल में उतरे हो कभी? अपना वजन कम लगता है कि नहीं लगता है? बड़ा मजा आता है उड़ने में, थोड़ा सा मार दो तो उड़ने लगते हैं। तो क्यों वजन कम लगता है ये समझाता हूँ आपको। जब किसी फ्लूइड मीडियम के अंदर कोई सॉलिड सबमर्ज होता है या इमर्स होता है, पार्शियली डूबा हो या टोटली डूबा हो,
मैं आपको जानबूझ के पार्शियली दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा मीनिंग बताना चाहता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। मेरी बात सुन रहे हो? जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो। क्या है? सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अरे कोई मेरी बात सुन रहा है? ओके। और ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली इट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो एस। सुन रहे हो? और इसका वॉल्यूम जो है वो है V। कितना वॉल्यूम है इसका? V वॉल्यूम है इसका, इसका वॉल्यूम है V। ठीक? लेकिन इसका सारा वॉल्यूम डूबा हुआ नहीं है, समझ रहे हो? इसका सारा वॉल्यूम डूबा हुआ नहीं है। एक सेकंड जरा मुझे समझाने दो। इसका सारा वॉल्यूम डूबा हुआ नहीं है, देखो केवल इसका ये वाला सेक्शन डूबा हुआ है। जो तो इसकी जो इमर्स्ड वॉल्यूम होगी वो हमने लिखी है कितनी? V इमर्स्ड, जितना डूबा हुआ है उसको हमने लिखा है V इन। क्या लिखा है हमने? ठीक। तो इसके वेट के उल्टा लिक्विड इसको एक फोर्स देगा। क्या देगा? लिक्विड इसको इसके वेट के अगेंस्ट एक फोर्स देगा, यानी ऊपर की तरफ। वेट किधर लगता है? नीचे की तरफ। वेट किधर लगता है भाई साहब? तो लिक्विड इसको किधर फोर्स देगा? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ। हाँ या ना? सुनिएगा, ये है W। W माने इसका वेट, और ये है अपथ्रस्ट बोलिए चाहे B बोलिए, बायोंड फोर्स बोलिए। सही है? तो ये जो फोर्स होगा जो लिक्विड इसको देगा, जो अपथ्रस्ट होगा, उसका फॉर्मूला होता है, सुन रहे हो सब लोग? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक, रो L। हाँ या ना? रो L लिखा हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड मल्टीप्लाइड बाय G। समझ में आ रही है बात? इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई G। एंड माइंड इट, अगर मैं इसको वेक्टोरियली लिखता हूं तो यहां मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जरा दरवाजा खोल दोगे? ये बायोंड फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हुआ बताइए? माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जितना सॉलिड डूबा हुआ है, अगर पूरा डूबा तो पूरा वॉल्यूम ले लो, कौन मना कर रहा है? मल्टीप्लाइड बाई G। और G के अगेंस्ट लगता है, ये mg के अगेंस्ट लगता है। ठीक है, बोली समझ में आ गया? वेट का एक्सप्रेशन क्या होगा बोलो? mg। मास ऑफ सॉलिड का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय G। बोलो होगा कि नहीं? अपथ्रस्ट का वैल्यू होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू G। तुम्हारा सवाल था कि सर मान लो कि ये पूरा सिंक कर जाए, लो भैया सिंक करवा देते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये खाली होता पुत्र, अगर ये खाली होता तो जब ये सिंक करके यदि बेस में रहता तो इसके वेट को कौन बैलेंस करता? बताओ, नॉर्मल रिएक्शन करता कि नहीं करता? अब इसके वेट को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस नहीं करेगा। अब इसके वेट को पता है कौन बैलेंस करेगा? मतलब नॉर्मल रिएक्शन इसके एपरेंट वेट को बैलेंस करेगा। इसका नाम क्या है? कंफ्यूज्ड? अभी बताता हूँ। एपरेंट वेट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। नेट वेट, जितना आपको महसूस होगा। एपरेंट वेट का मतलब है, सुनो तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होगा mg में से अपथ्रस्ट को माइनस कर दो। ठीक, अब बताओ इस कंडीशन में mg तो वही रहेगा ना, mg तो नहीं बदलेगा। इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय G। अरे बोलो ना, U को तुम कितना लिखोगे? इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, चूंकि पूरा डूबा है तो वॉल्यूम इसमें भी पूरा लेंगे, इनटू G। हाँ तो बोलो। तो एपरेंट वेट का एक्सप्रेशन क्या आया? अगर मैं ये पूरा रोएस इनटू Vg बाहर ले लूँ, आप बोलोगे सर कैसे बाहर ले लिया है? तो रोएल लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा रोएस से। अब बैलेंस हो गया? ये है तुम्हारा एपरेंट वेट। इन अदर वर्ड्स तुम्हारा एपरेंट वेट जो होगा वो कितना होगा बताओ? और आपको मैं बता दूं, ये स्कूल में कोई नहीं पूछेगा अभी, ठीक है? रोएस इंटू Vg को आप ओरिजिनल mg लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सो इट इज mg1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये है आपका एपरेंट वेट जब आप पूरी तरह से लिक्विड में डूबे होंगे। चूंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड से कम होता है तो ये mg से कम आएगा। समझ में आई बात?
ये 1 से कम आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, यानी आपका एपरेंट वेट 1 में से कुछ घट गया ना, तो mg से क्या आएगा, कम आएगा। तो इस बात को अब याद रखिए। अब आपने पूछ लिया ना, अब इसको याद रखिएगा कि जब जब आपको बोलेगा पानी में डूबा हुआ है तो आप जी मत लीजिएगा, आप समझ लीजिए जी का इफेक्टिव वैल्यू पानी के अंदर कितना होता है, लिक्विड के अंदर कितना होता है। व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी? इट इज ओरिजिनल जी इंटू 1 माइनस रो एल बाई रो एस। व्हाट इज रो? किसकी डेंसिटी रो एल है, किसकी डेंसिटी रो एस है? कुछ दिन पहले बायोएनसी वाला क्लिप डाला था, उसमें इसी जी का इस्तेमाल होगा। वहाँ लिक्विड के तौर पे एयर लिया जा रहा है। एयर भी तो बायोएनसी दे सकता है ना, एयर फ्लूइड होता है ना, एयर भी बायोएनसी दे सकता है, ठीक है। नहीं, ड्रैग अलग चीज़ होती है, ड्रैग अलग चीज़ होती है, वो विस्कस ड्रैग होता है, वो डिफरेंट चीज़ है। बायोएनसी अलग चीज़ है, बायोएनसी हमेशा ऊपर लगता है और ड्रैग जो होता है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है। करेंगे तो मास इनटू ग्रेविटेशन यूनिट आ जाएगा। देखो जब फुल इमर्स होगा और नीचे पेंदी में बैठ गया, इसका मतलब एपरेंट वेट है अभी बचा हुआ उसमें, मतलब अपथ्रस्ट ने उसके वेट को बैलेंस नहीं किया, तो एपरेंट वेट बच गया, W माइनस अपथ्रस्ट बच गया, जिसके वजह से वो सिंक कर गया। अब उसको जमीन से नॉर्मल रिएक्शन जो मिल रहा होगा एपरेंट वेट के बराबर मिल रहा होगा। अगर पानी वहां नहीं होता, पूरा टैंक खाली होता, तो एक्चुअल वेट के बराबर मिलता। अब तुम कहोगे मान लो कि सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाए, जैसे लकड़ी है, तो क्या होगा, अपथ्रस्ट बैलेंस कर लेगा उसको, बल्कि पूरा डुबाने की भी जरूरत नहीं है, पार्शियल इमर्शन में बैलेंस कर लेगा, तो उसका एपरेंट वेट 0 हो जाएगा। अगर हम स्विमिंग पूल में फ्लोट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जो डेंसिटी है इफेक्टिव, आपने इतना पानी पी लिया है कि आपका डेंसिटी जो है वाटर के बराबर हो गया है, इसीलिए डूबने के बाद डरने लगता है। समझ में आ रही है बात? होल्स बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो मतलब आप ये कहोगे कि जो फ्लोटिंग कंडीशन जिसको आप कह रहे हो ना, फ्लोट के कंडीशन में, उस कंडीशन में आपका एपरेंट वेट 0 हो जाता है, क्योंकि आपका वेट जो होगा वो अपथ्रस्ट से पूरी तरह से क्या हो जाएगा बताइए, बैलेंस हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? बालक अगर जी इफेक्टिव नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ही हुआ ना कि आप फ्लोट करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अपथ्रस्ट एक्सीड कर रहा है आपके वेट को, तो जब अपथ्रस्ट एक्सीड कर गया तो वो डोमिनेट करेगा ना। सुनिए, तो इसका मतलब आप पूरा डूब नहीं रह सकते, क्योंकि पूरा डूबेंगे तब भी अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, सही है। तो फाइनली आपके साथ होगा क्या, फिर फाइनली आपके साथ बिना, देखो अभी जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये स्कूल में नहीं आएगा, पहले ही बोलते लगूँ, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन अब एनसीईआरटी ने ऐसा फंसाया है मेरे को, ये लिख के खाली सिचुएशन ये हो जाएगी, आप उतना ही डूबेंगे जितने का अपथ्रस्ट आपके वेट को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, और इस कंडीशन में आपका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पार्शियल इमर्शन। और एग्जैक्टली अगर बराबर है सॉलिड की डेंसिटी, ये तब होगा जब लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये ऊपर वाला मैटर कब होगा, जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगी बताइए, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो सिंक करेगा। और अगर एग्जैक्टली बराबर है तो क्या होगा वो भी समझ लीजिए। अब इतना जब पढ़ ही लिया है, महाभारत पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो गीता का ज्ञान भी ले लीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये बिल्कुल पूरा डूब के फ्लोट करके फ्लोट करेगा, मतलब कंप्लीटली इमर्स होके तब फ्लोट करेगा, कंप्लीटली इमर्स होके फ्लोट करेगा, कुछ भी सेक्शन बाहर नहीं होगा। ये उस कंडीशन में होगा जब रो एल इक्वल टू रो, यानी नीचे भी आएगा, आप इसको जहां छोड़ दीजिएगा वहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में लटका रहेगा बिल्कुल, लेकिन डूबेगा पूरा। मान लीजिए आप इसको उठा के यहां रख देते हैं तो यहां तैरता रहेगा, ऐसा कोई कुछ चीज होती है, बिल्कुल होगी।